तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वेलकम टू BEFG अभिपूर्व। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर में भी सब कुशल मंगल होगा। आज का टॉपिक शुरू करूं उससे पहले दो स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इन 2022, India and UAE signed a comprehensive economic partnership agreement to take bilateral trade to $100 billion within 5 years. दूसरा, bilateral trade between India and Russia reached a record high of $68.7 billion. ये दो स्टेटमेंट जो मैंने पढ़े, इसमें से एक जो बात हो रही है वो इंडिया और यूएई के बीच में किसी ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। दूसरा, इंडिया और रशिया के बीच की जो बायलैटरल ट्रेड है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन दोनों का जो अमाउंट जो बताया गया है कि कितने का ये बायलैटरल ट्रेड है वो $, में ही बताया गया है। आए दिन अखबार में, न्यूज में, सोशल मीडिया पे ये आप देखते आए होंगे कि एक देश जब दूसरे देश के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड डील करती है वो भी उसका भी जो फाइनल अमाउंट होता है वो $, में ही बताया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों दुनिया की हर देश दूसरे देश के साथ किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है तो वो $, में ही करती है? आखिर ऐसा क्या है $, में? आज इसी चीज को हम डिकोड करेंगे। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। आज से लगभग 1000 साल पहले जब लोगों को ट्रेड करना होता या किसी तरह का बिजनेस डील करना होता था, कोई सामान लेना होता था, तो लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है, तो मैं क्या करूंगा कि अपना चावल आपको देके आपसे गेहूं ले लूंगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यह था कि अगर मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है तो मुझे गेहूं की जरूरत होनी चाहिए और आपको चावल की जरूरत होनी चाहिए, तभी ये डील हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दूसरा, ये चावल, गेहूं, टमाटर, प्याज, आलू, ये सारे सड़ जाते थे, पेरिसेबल आइटम होते थे, तो इन्हें लंबे समय तक हम स्टोर भी नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने फिर वैल्यूएबल मेटल्स में ट्रेड करना शुरू किया, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इन सब चीजों में लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया। तो लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनको इकट्ठा करके रखते, फिर जब भी कोई सामान लेना होता या ट्रेड करना होता तो इसे लेके जाते, एक्सचेंज करके अपने पास वो सामान ले आते थे। इसी बीच में लीडिया ने क्या किया कि मेटल के कॉइन्स बना दिए। अब लोगों को अपना गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये इकट्ठा करके स्टोर करके रखने में इजी हो गया और थोड़ा ट्रेड भी इजी हो गया कॉइन के आने से। लेकिन जब किसी भी व्यापारी को या मर्चेंट को एक देश से दूसरे देश जा करके या एक शहर से दूसरे शहर जा करके ट्रेड करना होता तो समस्या आती थी। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है दिल्ली का, उसे कोलकाता जाकर के कोई सामान लाना है, ट्रेड करना है। अब वो क्या करेगा? वो जितने भी उसके पास गोल्ड के कॉइन्स है वो अपने बैग में भरेगा और उसको लेकर के दिल्ली कोलकाता चला जाएगा। लेकिन ये उस जमाने में इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय ना तो इतना डेवलप चीजें थी, ना ही डेवलप ट्रांसपोर्टेशन था। अब उसको जंगल के रास्ते, समुद्र के रास्ते जाना होता था। इसमें चोरी, डकैती, इन सब चीजों का भी खतरा होता था। तो वो क्या करते थे, उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये निकाला कि मान लीजिए कि कोई व्यापारी है जो जिसे कोलकाता जाकर ट्रेड करना है, तो उसके पास जो भी गोल्ड कॉइन्स है वो एक ऐसे व्यक्ति को जाके दे देता था जिसका एक ब्रांच दिल्ली में भी था, एक ब्रांच या दफ्तर उसका कोलकाता में भी रहता था। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जा करके अपना सारा गोल्ड कॉइन देता था, उसके बदले में एक रिसिप्ट मिलता था जिसपे वो स्टैम्प मार के उसे दे देता था। ये व्यक्ति वही रिसिप्ट लेकर के कोलकाता पहुंचता, वहां उस व्यक्ति को उसके दफ्तर में जाके दिखाता, उससे उसको उसका गोल्ड कॉइन मिल जाता था। यही चीज आगे चल करके करेंसी या नोट का जो कंसेप्ट है ऐसे ही आई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से अब ट्रेड हो रहा था और ये सारे काम करने के लिए जो वो व्यापारी था वो छोटे मोटे कमीशन ले लेता था। लेकिन इसमें भी थोड़ा समस्या ये था कि ये पूरा जो चल रहा था ये सारा अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था। इस जो भी चल रहा था वो ट्रस्ट के ही फैक्टर पे चल रहा था। अब इसमें बीच में किसी के साथ कुछ धोखाधड़ी हुआ, चीटिंग हुई, लोगों ने अपना गोल्ड कॉइन दिया, उसके बदले में उनको रिसिप्ट मिला, जब दूसरे जगह पे जाके रिसिप्ट दिखाया तो उसके बदले में गोल्ड कॉइन देने से मना कर दिया। तो इन सारे समस्याओं को दूर करने के लिए 1154 में एक व्यक्ति थे, वैन यान लियांग,
वैन यांग लियान ने चाइनीज अथॉरिटी के साथ मिलकर के बैंक बनाया और जितने भी बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट हुआ करते थे उनको बोला कि आपके पास जितने भी गोल्ड के कॉइन्स हैं वो आप बैंक में जमा कीजिए, उसके बदले में हम आपको पेपर नोट देंगे। और उस पेपर नोट में उनको गारंटी दिया गया कि वो जब भी अपना पेपर नोट लेके वापस बैंक में आएंगे तो उन्हें उनके बदले में जितने का भी वो पेपर नोट होगा, जितना गोल्ड वो डोमिनेट कर रहा होगा, डिनोमिनेट कर रहा होगा, उतना गोल्ड उनको वापस मिल जाएगा। तो ये चीज लोगों को बड़ा पसंद आया क्योंकि गोल्ड को रखने का जो झंझट था वो लोग पालना भी नहीं चाहते थे और इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन उनको मिल रहा था। बाकी जो बैंक भी बना तो इस तरह से गवर्नमेंट का भी उनको एक गारंटी मिल रहा था। तो उन्होंने ट्रस्ट किया और इस सिस्टम से पेपर के नोट के थ्रू ट्रेड करना शुरू कर दिया। और ये जो सिस्टम था वाकई में बहुत ही बढ़िया सिस्टम था। ये सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम फैलने लगा। यूरोप, अमेरिकन देश या फिर आपका एशियन कंट्रीज, हर जगह ये सिस्टम फैलने लगा। जब ये सिस्टम धीरे धीरे हर जगह फैलने लगा तो हर देश ने अपना अपना पेपर नोट, अपनी अपनी करेंसी निकाली। तो उसी समय यूरोपियन नेशन का जो करेंसी था उसका नाम दिया गया पाउंड स्टर्लिंग्स। अब हर देश जो है अपने करेंसी में ट्रेड कर रहा और इसके बाद लोगों ने इंटरनेशनली ट्रेड करना शुरू किया। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ भी अपने ही करेंसी में ट्रेड कर रही थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है और 1800 to 1900 वाला पीरियड आया था। अब इस पीरियड को अगर आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय जो यूरोपियन नेशंस थे वो सुपर पावर हुआ करते थे, इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत होते थे, तो ज्यादातर एक्सपोर्ट्स वगैरह यही करते थे। तो धीरे धीरे पाउंड स्टर्लिंग पूरे दुनिया में घूम रहा था। सबसे ज्यादा सर्कुलेट कोई करेंसी अगर पूरे वर्ल्ड में था तो वो था पाउंड स्टर्लिंग। और लोगों ने पाउंड स्टर्लिंग का रिजर्व भी बनाना शुरू किया था। जो बाकी जो देश थे उन्होंने पाउंड स्टर्लिंग का रिजर्व भी बनाना शुरू किया। जैसे आज यूएस डॉलर का हर देश अपना रिजर्व रखता है, वैसे ही उस समय पाउंड स्टर्लिंग का रिजर्व रखते थे। इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी थी उस समय। फिर आता है वर्ल्ड वार। तो 1914 टू 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड वार 1 एंड होते होते तक यूरोपियन नेशंस का हालत खराब हो जाता है। इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हो जाते हैं, वो डेट में आ जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाता है यूएस। यहीं से एंट्री होती है यूएस की। यूएस क्या करता है कि जितने भी देश थे जो वर्ल्ड वार में, जितने भी देश शामिल थे, सबको हथियार, अनाज, यहां तक कि मिलिट्री के लिए शूज या कपड़े, सारे चीज प्रोवाइड कर रहा था। अब इससे क्या हुआ कि ये जो हथियार बेचना, अनाज बेचना, उससे यूएस के पास गोल्ड रिजर्व आ रहा था। धीरे धीरे मतलब वर्ल्ड वार 2 अंत होते होते तक हाल ऐसा हो गया कि यूएस के पास दुनिया का 70% गोल्ड रिजर्व आ चुका था और यूरोपियन देश का हालत खराब हो चुका था। जब यूएस के पास 70% गोल्ड रिजर्व आ गया तो वो हो गया दुनिया का सुपर पावर कंट्री। और आपको भी याद होगा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ही यूएस जो है एज ए सुपर पावर इमर्ज हुआ था। जब यूएस सुपर पावर बन गया और जर्मनी और यूके, इन दोनों के बीच का जो क्लैश था ये भी यूएस को आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। तो जब यूएस जब सुपर पावर बन के आया तो होता ये है कि अब जापान और यूरोपियन नेशंस का हाल तो ऑलरेडी खराब था क्योंकि वॉर हर कुछ बर्बाद कर चुका था, जापान का भी और यूरोपियन नेशंस का भी। अब इन्हें डेवलप करने के लिए अनाज से लेकर के हर कुछ की जरूरत थी। तो लेकिन अब प्रॉब्लम यह था कि अब ले किससे, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग हर देश का हाल वही, कुछ चुनिंदे देश ही बचे हुए थे। अब इसमें जो सबसे ताकतवर देश और सबसे रिसोर्सफुल कंट्री जो था उस समय वो था यूएस। अब एक देश को दूसरे देश से ट्रेड करने के लिए एक सिस्टम बनाना काफी जरूरी था, नहीं तो फिर लोग बार्टर सिस्टम पे आ जाते हैं जो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स कर देता। ये यूएस होने नहीं देता है। यूएस ने यहीं से गेम खेलना शुरू किया। यूएस क्या करता है, 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होता है अमेरिका के हैम्पशायर में।
44 देश के रिप्रेजेंटेटिव वहां आते हैं, वहां पे बैठते हैं, मीटिंग होती है, और यूएस बोलता है, उनको किसी तरीके से कन्विंस करता है कि अब आप जो भी डील करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे वो यूएस डॉलर में कीजिए। और उसी समय इंडियन मॉनेटरी फंड दैट इज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भी गठन होता है। और इसका गठन इसलिए होता है कि ये सारे देश जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में जो बर्बाद हो चुके थे, अब इनको रिकंस्ट्रक्ट तो करना ही था, डेवलपमेंट भी चाहिए, डेवलप भी होंगे तो कैसे होंगे, तो इन्हें वर्ल्ड बैंक और इंडियन मॉनेटरी फंड जो है लोन देंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखा जाता है, वो शर्त ये होता है कि जो लोन मिलेगा वो डॉलर में दिया जाएगा और उसका जो रीपेमेंट आप करेंगे वो भी डॉलर में करना होगा। पूरी दुनिया के पास कोई रास्ता बचा नहीं था, सब मान जाते हैं इस बात को। इसके बाद अमेरिका क्या करता है, मार्शल प्लान के तहत वो ब्रिटेन को, मतलब यूरोपियन नेशंस को 33 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का लोन देता है कि आप खुद को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए। अब ये जो लोन जो यूएस ने दिया, अब लोन तो ले लिया यूरोपियन नेशंस ने, लेकिन यहां पे उनके पास एक चैलेंज था कि अब जो भी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी सामान हो वो ले तो ले किससे, क्योंकि हर देश का तो हाल वही है और सबको यूएस ही मदद कर रहा है, तो करे क्या। तो अल्टीमेटली जो भी उन्हें चाहिए होता था वो यूएस से ही लेते थे। तो यूएस के द्वारा दिया गया लोन जो 33 बिलियन डॉलर था वो वापस यूएस के पास ही आ रहा था। अब ये भी याद रखिए, क्योंकि ये पैसा लोन का था तो इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था यूरोपियन देश पे। अब हर साल वो इंटरेस्ट भी देते हैं, इससे और डॉलर इनके पास आया। जब यूएस के पास और डॉलर आया, इन लोगों ने, यूएस ने पूरी दुनिया में और ज्यादा लोन दिए और ज्यादा डॉलर सर्कुलेट किया। इस तरीके से अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके यूएस डॉलर का वर्चस्व बढ़ने लगा और हर देश को वो एकदम यूएस डॉलर पर ट्रस्ट हो चुका था। अब हर देश दूसरे देश के साथ यूएस डॉलर में ही ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि यूएस डॉलर अगर हम रखेंगे अपने पास और इसका रिजर्व होगा हमारे पास, तो किसी भी देश के साथ इजीली ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अब यूएस डॉलर चलता है। ये तो चल रहा था। इस तरीके से धीरे धीरे यूएस डॉलर का जो है वर्चस्व बढ़ रहा था। लेकिन यूएस को एक चीज बहुत अच्छे से पता था कि ऐसे करके बहुत ज्यादा यूएस डॉलर का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे रहेगा नहीं। और पाउंड स्टर्लिंग का क्या हाल हुआ था ये यूएस को बहुत अच्छे से पता था। तो यूएस क्या करता है कि जो सऊदी और मिडिल ईस्ट से जाके बात करता है और उनको ये बोलता है कि हम आपको हेल्प करेंगे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में। अब वहां पे जो सऊदी के पास तेल तो था, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी उनके पास। वो टेक्नोलॉजी या वो मैन पावर जो चाहिए वो उनके पास नहीं था। इसमें यूएस उनका हेल्प करता है। अब ये करते करते सऊदी में एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड मिल जाता है। जब सऊदी में जैसे ही बहुत बड़ा ऑयल फील्ड मिलता है तो यूएस एक चीज और करता है कि वहां पे अपने सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉय कर देता है, क्योंकि यूएस को ये अच्छे से पता था कि यहाँ पे जब जहाँ पे भी ऑयल फील्ड मिलता था उसके आसपास के देश भी चौकन्ना हो जाते थे, तो वो भी अटैक कर सकते थे। तो इसीलिए, क्योंकि ऑयल जो था उस समय के लिए मॉडर्न इकोनॉमी का एक तरह से ऑक्सीजन था, क्योंकि जिस भी देश को डेवलप होना था और जिस तरीके से, जिस रैपिड स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो ऑयल उसका बहुत बड़ा पार्ट था इकोनॉमी का। इसीलिए उसको सेफ गार्ड करने के लिए यूएस ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉय कर दिए। तो जब यूएस ने अपना टेक्नोलॉजी दिया और उनको सिक्योरिटी भी दिया, तो सऊदी और मिडिल ईस्ट से सिर्फ यूएस ने इतना ही उनको कन्विंस किया कि आप जो भी ऑयल ट्रेड करेंगे पूरे वर्ल्ड में वो यूएस डॉलर में ही कीजिए। और ये बात सऊदी और मिडिल ईस्ट इजीली मान भी जाते, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब इस तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि ऑयल तो सबको चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हर देश में हो रहा था, तो हर देश ऑयल का भी जो ट्रेड हो रहा था यूएई के साथ या सऊदी के साथ या मिडिल ईस्ट के साथ, वो भी डॉलर में ही होने लगा। तो धीरे धीरे और ज्यादा डॉलर जो है पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा था। अब इसी बीच यूएस क्या करता है
और जो शायद मुझे लगता है कि यूएस की एक बहुत बड़ी गलती भी थी कि यूएस ने अपने गोल्ड रिजर्व से ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो जब यूएस ने अपने ही गोल्ड रिजर्व से ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू किया तो और ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो है गोल्ड सर्कुलेट हो गया। अब यूएस, क्योंकि यूएस ने जितने भी देश थे जब स्टार्टिंग में सबको बोला था कि आप यूएस डॉलर में ही ट्रेड कीजिए और उसके बदले में आप जब भी चाहेंगे तो उसके बदले में जितना का यूएस डॉलर होगा आपके पास उतना आपको सोना मिल जाएगा, ये गारंटी यूएस ने दिया था। तो यूएस को पता था कि सारे जो देश है वो एक साथ तो यूएस डॉलर से गोल्ड कन्वर्ट करने तो आएंगे नहीं, और ये अगर होगा भी तो एक कंडीशन में ही होगा, वो तब होगा जब बाहर के मार्केट में जो गोल्ड का जो मार्केट है वहां पे अगर गोल्ड का भाव बढ़ जाए तभी हो सकता है। मतलब इसको भी एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए $1 में यूएस ने गारंटी किया कि हम आपको 40 ग्राम गोल्ड देंगे, लेकिन वही मार्केट में $1 में 50 ग्राम गोल्ड मिल जाए तो लोग क्या करेंगे, लोग आकर के यूएस डॉलर के बदले यूएस से अपना गोल्ड लेके जाएंगे। ये तभी हो सकता था। अब इस चीज से निपटने के लिए भी यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने लंदन की क्वीन से बात करके लंदन गोल्ड एक्सचेंज को भी बंद करवा दिया और वहां से गोल्ड का डिमांड एंड सप्लाई को भी कंट्रोल किया। ये भी हो गया। अब लेकिन धीरे धीरे क्योंकि यूएस ने इतना करेंसी प्रिंट कर दिया था, अपने गोल्ड रिजर्व से इतना ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दिया था कि धीरे धीरे यूएस का गोल्ड रिजर्व जो है वो घटने लगा था। और कुछ देश ने ये भी डिमांड कर दिया था कि हमें जो है यूएस डॉलर के बदले हमारा गोल्ड दे दिया जाए। हालांकि उस समय जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के रिचर्ड निक्सन, उन्होंने सारे देश से रिक्वेस्ट भी किया था, उनको मना भी किया था कि अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप यूएस डॉलर से गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी मत कीजिए, फिर बाद में आप कर लेना, बट अभी के लिए फिलहाल मत कीजिए। लेकिन किसी ने उनका एक नहीं सुना और ये लोग करते गए। आखिरकार 15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन ने एक जो है पूरा ऐलान कर दिया कि अब जो है आज से और अभी से यूएस डॉलर की गोल्ड में कन्वर्टेबिलिटी बंद हो जाएगी। मतलब जिनके पास जितना यूएस डॉलर है उतना का गोल्ड का जो कन्वर्टेबिलिटी का जो गारंटी दिया था यूएस डॉलर ने, अब वो बंद हो जाएगा। इससे पूरी दुनिया में एक हड़कंप सी मच गई। जितने भी देश थे वर्ल्ड वाइड सब शॉक में, और इसीलिए निक्सन शॉक भी बोला जाता है। अब सऊदी और मिडिल ईस्ट में एक अलग लेवल पे ही हड़कंप मचा हुआ था, इसलिए क्योंकि यूएस ने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ऑयल की जो ट्रेडिंग है वो यूएस डॉलर में कीजिए। तो फिर जो सऊदी के प्रिंस और मिडिल ईस्ट के जो प्रिंस वगैरह जो भी थे वो सब यूएस से मिलते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट से आके मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपने तो ऐसा कर दिया, जबकि हम आपके ऊपर ट्रस्ट करके हम पूरी जितने दुनिया में जितने भी देश के साथ हमारी ऑयल की ट्रेडिंग हो रही है, जिन्हें भी हम ऑयल बेचते हैं उनसे यूएस डॉलर में भी लेते हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा यूएस डॉलर का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका तो कोई वैल्यू रहा नहीं। तो यूएस ने उनको फिर समझाया और उनको यही बोला कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके पास जो भी आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो आप उसको यूएस डॉलर में ही आप अभी सेल कीजिए, और खर्चा वर्चा काटने के बाद जो भी आपके पास यूएस डॉलर बनता है वो आप हमारे पास इन्वेस्ट कर दीजिए। इसके बदले में आपको जो भी चाहिए, गुड्स हो गया, टेक्नोलॉजी चाहिए या जो भी चाहिए, सिक्योरिटी हो गया, हर चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे और हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सऊदी और मिडिल ईस्ट के जितने भी जो भी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो प्रिंस वगैरह थे वो सब मान जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। हालांकि बाद में जो मिडिल ईस्ट के कुछ जो नेता थे, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन, इन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाया, लेकिन यूएस अपने मिलिट्री पावर से इनको सप्रेस कर देता था। तो जब इराक में के जो प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने जब इसके खिलाफ आवाज उठाया और बाद में जब यूएस को पता चला कि वो सारा ट्रांजैक्शन अब जो है यूरो में कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हुआ, उनकी प्रेसिडेंटशिप तो गई, बाद में उनको फांसी भी दे दिया गया। उसी तरीके से लीबिया में गद्दाफी के साथ भी जो हुआ वो भी आपने देखा है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देता था। तो
अब धीरे धीरे पूरा नोशन ये बन चुका था वर्ल्ड में कि अगर आप यूएस डॉलर के खिलाफ खड़े हैं, इसका मतलब आप यूएस के खिलाफ खड़े हैं। तो यूएस डॉलर के खिलाफ बोलने वाला हर देश के ऊपर यूएस सैंक्शन लगा देता था। अब सैंक्शन लगाने से उस देश की पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, बर्बाद हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि अगर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया किसी के ऊपर, तो समझिए कि वो देश किसी देश के साथ अब ट्रेड ही नहीं कर सकता है। तो जब वो देश किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, तो आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हर देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से दूसरा चीज यूएस क्या करता है कि वो स्विफ्ट बैन लगा देता है, स्विफ्ट नेटवर्क से ही बैन कर देता है। अब स्विफ्ट नेटवर्क से ही बैन करने से, आप इसको इजी टर्म में अगर इसको ऐसे समझिए, तो स्विफ्ट नेटवर्क को से भी बैन करने से आप किसी भी देश के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ये यूएस ने किया रशिया के साथ। रशिया यूक्रेन वॉर के समय में यूएस ने रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन ही लगाया था। तो यूएस ने क्या किया है, आज की डेट में पूरे डॉलर को ही वेपनाइज करके रखा है, अपनी करेंसी को ही वेपनाइज कर दिया। और इसको इस तरीके से वेपनाइज किया है कि यूएस अगर आज क्या चाहे तो किसी भी देश की इकोनॉमी को हिला सकता है, रातों रातों से बर्बाद भी कर सकता है। और इसी वर्चस्व को देखते हुए अब जितने भी देश हैं, अब लोग चाह रहे हैं, बाकी देश के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो रियली में ये चाहते हैं कि एक अल्टरनेटिव करेंसी आए जो कि यूएस डॉलर के डोमिनेंस को कम करे। इसे ही आज के डेट में हम डी डॉलराइजेशन, आप बहुत जगह सोशल मीडिया न्यूज पे सुनते हैं डी डॉलराइजेशन। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब ही ये है कि आप डॉलर का वर्चस्व कम करना चाह रहे हैं। तो दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं वो हर तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से डॉलर का वर्चस्व कम हो। अब इसके लिए इराक ने ये भी कहा था कि वो जो भी चाइना को जो भी ऑयल बेचेगा वो युआन में बेचेगा। एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन लोगों ने भी यही कहा कि हम अब लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। रशिया ने भी कहा है कि ऑयल से आए हुए जितने ही पैसे होंगे वो युआन की करेंसी में रखेंगे। और इंडिया, यूएई ने भी कहा है कि अब हम अपने ही करेंसी में, लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे अब वर्ल्ड जो है इसके अल्टरनेटिव की ओर तो बढ़ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का आज भी मानना है कि बीच बीच में सारे वर्ल्ड के लीडर्स इकट्ठा होते हैं और वर्ल्ड ये जो यूएस डॉलर है इसके डोमिनेंस को कम जरूर करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई सफल हो नहीं पाए। वो उसका रीजन ये है क्योंकि यूएस डॉलर इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो चुका है कि इसके वर्चस्व को कम करना लगभग ना के बराबर है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट का कहना है। तो अब रियली में ये पॉसिबल है या नहीं है, ये तो अब धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो युआन या फिर ब्रिक्स शेयर्ड करेंसी, यही डॉलर का आज के डेट में अल्टरनेटिव हो सकती है। अब जिस तरीके से पिछले एक आध साल से जो हम देख रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल लेवल पे एक हड़कंप सा मचा रखा है यूएस ने, अब वो चाहे ईरान के साथ जो हुआ या फिर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रातों रात अरेस्ट कराना या ग्रीनलैंड को खरीदने की जो बात की यूएस ने, इनको देखते हुए तो अब तो सच में लगता है कि इसका एक अल्टरनेटिव आना चाहिए। और जो बाकी जितने एक्सपर्ट्स हैं वो भी मानते हैं। तो अब कुछ देश इस तरीके का स्ट्रैटेजी जरूर बना रही है जिससे कि उसको देखते हुए ये जरूर लगता है कि उनका ये जो स्ट्रैटेजी है ये शायद इसी डी डॉलराइजेशन के ही तरफ है। अब जैसे अभी पिछले एक साल से इंडिया ने चुपचाप $50 बिलियन का यूएस ट्रेजरीज बेचा है और उसके बदले में गोल्ड जो है वो रिजर्व करके अपने पास रख रहा है। उसी तरीके से चाइना ने भी बहुत ही एक्सटेंसिवली यूएस ट्रेजरीज वो सेल किया है और गोल्ड रिजर्व अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। और चाइना ये पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। ये हम हमेशा आप न्यूज में भी देखते होंगे कि चाइना बहुत तेजी से गोल्ड रिजर्व जो है अपना बढ़ाते जा रहा है। इसके साथ में देखा जाए तो चाइना है, इंडिया है, टर्की हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ये सारे अपने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जापान, यूके, फ्रांस, कनाडा और यूएई ये अपनी यूएस ट्रेजरी को बढ़ा रहे हैं। तो यहां पे भी अभी भी एक विरोधाभास है।
एक कॉन्ट्रडिक्शन है वर्ल्ड लीडर्स के व्यू पॉइंट में ही कि कुछ देश तो गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि धीरे धीरे डॉलर का डोमिनेंस कम करना चाहिए और कम होगा, तो उस जब डॉलर का डोमिनेंस जब घटेगा तो उस समय फिर गोल्ड ही काम आएगा। लेकिन कुछ देश आज भी यूएस के साथ ही हैं, तो अब डॉलर का डोमिनेंस कम होगा या नहीं होगा ये तो अभी तुरंत तो नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर उम्मीद करता हूं कि बाकी पूरे दुनिया के जितने वर्ल्ड लीडर्स है वो मिल करके कुछ ऐसा जरूर स्ट्रैटेजी प्लान करे जिससे एक अल्टरनेटिव करेंसी आए, ताकि एक अल्टरनेटिव करेंसी मिले और इससे जो है डॉलर का डोमिनेंस भी घटे और जो मार्केट में डॉलर की वजह से जो वोलेटिलिटी आती है, जो एक भूचाल आ जाता है, वो तो कम से कम होगा ही होगा। तो अब देखिए क्या होता है। अगर आपको भी लगता है कि डी डॉलराइजेशन होना चाहिए तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।